आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आगे है नेक्स्ट पार्ट, हम यहाँ पे कर रहे हैं ESIC के एग्ज़ाम की तैयारी। सो ESIC का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने जा रहा है। तो आप लोग जो है फॉर्म फिल हो चुके हैं, करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। अगर कोई भी करेक्शन करनी है तो आप जाके करेक्शन करा सकते हो। 7 जुलाई को जो है एग्ज़ाम है। सो हमारे पास बचते हैं 3 मंथ्स। सो इन 3 मंथ्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें, जिसमें हमारे पास 3 बैचेस हैं फॉर ESIC का पेपर जो है वो ज़्यादातर थ्योरी में से आता है। हमारे पास है 3 मंथ्स। तो इन 3 मंथ्स में आप 3 बैचेस हैं हमारे पास ESIC की, कोई भी बैच जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ESIC का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा बेसिक और आपको थ्योरी से पूछता है। सो हमारे पास 3 बैचेस हैं। एक है रिकॉर्डेड बैच जो कि ओनली 999 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs मिलेंगे। उसके साथ ही हमारे पास है 3 मंथ्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसमें आपको MCQs इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइव भी मिलेगा साथ में इसके। एंड एक है हमारे पास फुल थ्योरी बैच जो कि 4 मंथ्स का बैच है, जो कि स्टार्ट हो चुका है। सो आपको जो स्टार्ट हो गया है उसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, प्लस जो होंगी उनकी लाइव प्लस रिकॉर्डिंग आपको क्लासेस रहने वाली हैं 2499 का। देखो ESIC के लिए तो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप थ्योरी नहीं करना चाहते कि अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, सो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइव एंड रिकॉर्डिंग क्लासेस में जा सकते हैं, बिकॉज अभी हमारे पास 3 मंथ से भी ऊपर का टाइम है। सो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है आपके पास, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप फटाफट से मेरे साथ जुड़ सकते हैं विदाउट एनी डिले, जिसमें मैं आपको खुद से स्टडी करवाती हूँ। ओनली रिकॉर्डेड बैच बच्चे ले सकते हैं जिनको ये है कि मैं 2 मंथ्स में सारा का सारा रिकॉर्डिंग्स देख लूँगा। लाइव एंड रिकॉर्डिंग के लिए आप 1499 में बहुत ही अफोर्डेबल बैचेस हैं, ईजी टू ग्रैब है, 1 टाइम पेमेंट है। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि YouTube पे तो आप पढ़ लोगे, बट एक जो एक्सप्लेनेशन प्रॉपरली चाहिए होती है आपको, वो बैचेस में ही प्रॉपरली मिलती है। एक डिसिप्लिन आपको बैचेस में ही प्रॉपरली मिलता है। सो क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, हमारी 3rd वीडियो आ रही है ESIC की। एक्लेम्पसिया इज करेक्टराइज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट सीजर्स, माइल्ड फेस एडिमा, BP ग्रेटर देन 160 110 Hg, मार्ग प्रोटीनो यूरिया। सो एक्लेम्पसिया जो है वो किस किस चीज़ों से करेक्टराइज्ड होता है, एक्सेप्ट एक चीज़ से नहीं। एक्लेम्पसिया क्या होता है, देखो 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है प्री एक्लेम्पसिया और एक होता है एक्लेम्पसिया। इन दोनों में एक ही डिफरेंस होता है कि जो एक्लेम्पसिया है उसमें भी BP इंक्रीज होता है, एडीमा होता है, प्रोटीनो यूरिया होता है, बट इसमें एक एडिशन हो जाती है किनकी, सीजर्स की। ठीक है, सीजर्स की एडिशन हो जाए, अगर पेशेंट प्री एक्लेम्पसिया वाला है और उसे सीजर्स आ जाए तो माना जाता है कि वो एक्लेम्पसिक स्टेज में आ गया है। तो इसमें से देखो सीजर्स भी होते हैं, BP भी इंक्रीज होता है, मार्क प्रोटीनो यूरिया भी होता है। मिडल फेस एडीमा नहीं होता, बीच में फेस की एडीमा नहीं होता, पूरी बॉडी एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता है, हैंड्स एंड फीट्स में देखने को मिलता है, फेस पे नहीं। ओनली मिडल फेस एडीमा नहीं होता, बॉडी के और भी पार्ट्स में एडीमा देखने को मिलता है। सो सीजर्स भी होते हैं, BP भी इंक्रीज होता है, मार्ग प्रोटीनो यूरिया भी होता है, बट जो ये मिडल फेस एडीमा है ये ओनली मिडल फेस एडीमा नहीं, एक्सट्रीमिटीज पे भी देखने को मिलता है, फुट्स एंड फीट्स पे भी देखने को मिलेगा, और फेस के मिडल में नहीं, आईज पे भी देखने को मिलेगा, चिक्स पे भी देखने को मिल सकता है। सो एडीमा आपको बॉडी पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एरिक्सन थ्योरी एडोलेसेंट डेवलप सेंस ऑफ। तो जो एरिक्सन थ्योरी आपने पढ़ी होगी जब आपने पीडियाट्रिक्स में काम किया होगा। सो जो एरिक्सन की थ्योरी थी, ठीक है, उसमें जो एडोलेसेंट था उसमें क्या सेंस ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, इनिशिएटिव, इंटेलेक्ट, आइडेंटिटी या फिर इंडस्ट्री। सो देखो जब भी आपने एरिक्सन थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, एरिक्सन ने थ्योरी दी थी जिस थ्योरी का नाम है साइको सोशल थ्योरी दी थी। ठीक है, इसने क्या किया था, इन्फेंट, चाइल्डहुड, प्ले एज, स्कूल एज, एडोलेसेंट, यंग अडल्टहुड सबके लिए थ्योरी लिखी थी कि वो अपनी इस स्टेज ऑफ लाइफ में किस क्राइसिस का मतलब होता है किस चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। सो जो हमारा एडोलेसेंट होता है वो जो है वो होता है ज़्यादातर आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में। ठीक है ना, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में ज़्यादातर एडोलेसेंट हमारे होते हैं। ठीक है, एक तो वो अपना आइडेंटिटी और दूसरा उनके बहुत सारे रोल्स होते हैं। देखा नहीं होगा आपने, एक अगर एक मैन को लेके चले, वो एट द सेम टाइम फादर भी होता है, हस्बैंड भी होता है, ठीक है, एक सन भी होता है। सो रोल कन्फ्यूजन और आइडेंटिटी में बहुत कन्फ्यूजन चलती है इन लोगों में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आ सकता है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ ब्लड सेल, इनमें से कौन सा टाइप ऑफ ब्लड है जो कि अबंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ये थ्योरी से क्वेश्चन है, जिसका थ्योरी अच्छा होगा वो क्वेश्चन, ईएसआईसी का एग्जाम इज ऑल अबाउट योर थ्योरी। तभी आपने सब्जेक्ट्स देखे होंगे, उसमें थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स भी हैं, एनाटमी, ठीक है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ठीक है। सो देखो मोनोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। सो इट्स अ एरिथ्रोसाइट्स, जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंट प्रिडिक्टर ऑफ फीटल वेलबींग इज इफ द फीटल हार्ट रेट इज। सो अगर आप बोलोगे कि फीटल जो है, जो फीटस है वो प्रॉपरली वेल है, अगर उसका हार्ट रेट कितना होगा, 100 से 120 बीट्स पर मिनट, 180 से 200 बीट्स पर मिनट, 120 से 160 बीट्स पर मिनट, 160 से 200 बीट्स पर मिनट। सो नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ द फीटस इज 120 से 160 बीट्स पर मिनट। अगर ये हार्ट रेट बच्चे का आता है फीटस का, तो आप इसे बोल सकते हैं कि जो फीटस है वो प्रॉपरली वेल है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द ब्रेन रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मसल मूवमेंट, पॉस्चर एंड बैलेंस। तो इनमें से कौन सा रीजन है जो ब्रेन का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है, जो आप वॉलंटरी मसल्स की मूवमेंट होती है, जो आप मूवमेंट करते हो, जो आपका पॉस्चर है उसका, और बैलेंस है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रेलम। ये क्वेश्चन जो है पहले भी ईएसआईसी में आ चुका है, ये भी थ्योरी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब ब्रेन की थ्योरी जिसको क्लियर होगी उसको पता होगा कि जो सेरिबेलम है ये होता है। अच्छा, जो चीज़ भी आपको न्यू लगती है, पेन एंड बुक लेके बैठा करो, नोटबुक, उसमें लिख लिया करो, ठीक है ना, एक नोट्स बना लिया करो। सो जो आपकी वॉलंटरी मसल्स है, मूवमेंट है, पॉस्चर है, बैलेंस, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सेरिबेलम होता है आपका ब्रेन का पार्ट, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी स्टेज डैश। तो जब सर्विक्स प्रॉपरली खुल जाता है और बेबी का बर्थ हो जाता है, वो कौन सी स्टेज में होता है, स्टेज 4 ऑफ लेबर, स्टेज 3 ऑफ लेबर, स्टेज 1 ऑफ लेबर, स्टेज 2 ऑफ लेबर। तो आपको पता है 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में क्या होता है, सर्विक्स डायलिटेशन टू द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। नेक्स्ट होता है फुल डायलेट हो गया सर्विक्स और बेबी का बर्थ हो गया, ठीक है, बर्थ ऑफ चाइल्ड। उसके बाद बर्थ ऑफ चाइल्ड से लेके फीटस से लेके टू द बर्थ ऑफ प्लेसेंटा, बर्थ ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट 20 मिनट्स ऑफ और 30 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, ठीक है, जो कि जिसमें पीपीएच होने का खतरा होता है, जिसमें आप ऑब्जर्वेशन में रखते हो नेक्स्ट 30 से 1 आवर तक मदर को। सो ये 4 स्टेजेस होती है। तो इनमें हमें पूछा है डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू बर्थ ऑफ द बेबी, तो वो है सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स टू द बर्थ ऑफ द बेबी जो स्टेज है वो सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर आती है, ठीक है। सो ये आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर आप कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके फटाफट से बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। छोटी सी डिस्क्रिप्शन आपको फिर से दे रही हूँ। बैचेस हमारे पास 3 हैं। एक है ओनली रिकॉर्डेड बैच, अगर आप रिकॉर्डिंग्स ही देखना चाहते हो 999 का। एक है हमारे पास लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच जो कि है 149 का, और एक है हमारे पास फुल थ्योरी फुल फ्लेज्ड बैच, ठीक है, वो है 2499 का। सो आप इनमें से कोई भी बैच जो है ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल एंड मैसेज करके। ये ईएसआईसी के ही बैच है, पेपर जो है 7 जुलाई को है। सो अभी हमारे पास 3 मंथ से ज़्यादा का टाइम है, आप इजीली ये सारे बैचेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, bulging sac like listen filled with the spinal fluid and spinal cord element is। तो जो एक bulging sac होता है बाहर को निकला हुआ, जिसमें spinal cord भी आ जाती है, और उसका जो spinal cord के एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स मतलब मेनिंजेस, CSF, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोसेफेलस, माइलोमेनिंजोसील, मेनिंजोसील, स्पाइना बाइफिडा, ओकल्टा। सो उसको हम बोलते हैं माइलोमेनिंजोसील। मेनिंजोसील क्या होती है, जिसमें CSF और मेनिंजेस बाहर नहीं आई होती। स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा एक हल्का सा डिप देखने को मिलता है आपको स्पाइनल कॉर्ड में, पर प्रॉपरली जो है स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर नहीं होती और कुछ भी नहीं होती, बस वहाँ पे हेयरी टफ्ट लाइक हेयर्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोसेफेलस तो यू बेटर डो कि इसमें स्पाइनल कॉर्ड का कुछ नहीं होता। CSF जो हेड है वो बल्ज आउट हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द
द CSF या फिर कोई भी कम्युनिकेशन बैरियर आने में। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। द नर्स एंटिसिपेट द फॉलोइंग लेबोरेटरी स्टडीज सेज द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द टेकिंग हेपरिन। सो कौन सी थेरेप्यूटिक स्टडी वो करने वाली है जिसमें उसको हेपरिन का इफेक्ट देखने को मिलेगा? PTT ए नहीं आएगा, थ्रोम्बो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, हेमोक्रेटिड, हेमोग्लोबिन। अब इन दोनों में कंफ्यूज हो गए। देखो जो PT है दैट इज PT, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये हम चेक करते हैं वारफरिन के लिए, ठीक है। अगर किसी को वारफरिन चल रही है उसका इफेक्ट चलना है तो PT चेक करोगे। बट P पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है वो चेक करते हो आप हेपरिन के लिए, ठीक है। किसके लिए? हेपरिन। अगर किसी को हेपरिन चल रही है तो उसके लिए आप क्या चेक करोगे? PTT। इससे क्वेश्चन आते हैं इनके एंटीडॉट से। तो हेपरिन का जो एंटीडॉट होता है दैट इज प्रोटामाइन सल्फेट, और ये क्वेश्चन आ रखा है प्रोटामाइन सल्फेट। और जो वारफरिन का है बहुत इजी, विटामिन के, ठीक है ना। दोनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये दोनों एंटीडॉट हैं, ठीक है। सो ये याद रखना, प्रोथ्रोम्बिन टाइम करते हैं वारफरिन के लिए, PTT पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम करते हैं। PTT का मतलब होता है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये हम करते हैं फॉर द हेपरिन पेशेंट। ओके, सो लिख लेना इनको अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लाइंट डायग्नोज्ड विद थ्रोम्बोफेल्वाइटिस, वन डे अगो सडनली कंप्लेन्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड इज एंग्जियस, अ नर्स इमीडिएटली असेस द क्लाइंट फॉर अदर साइंस एंड सिम्टम्स। तो एक पेशेंट था, थ्रोम्बोफेल्वाइटिस हुआ था, उसकी वेन में एक छोटा सा क्लॉट बन गया है, ठीक है, थ्रोम्बस बन गया है। सो थ्रोम्बस एंड एम्बुलाई में डिफरेंस यही होता है कि थ्रोम्बस है वो स्टेग्नेटेड रहता है। स्टेग्नेटेड मतलब एक ही जगह पे इकट्ठा, एक ही जगह पे मूव नहीं करता, ठीक है। एम्बोलाई क्या है? वो कहीं भी मूव करके जा सकता है, मूवेबल होता है, ठीक है। एक दिन हो गया एकदम से जो कंप्लेंट कर रहा है क्लाइंट कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है और एंग्जाइटी हो रही है, तो नर्स इमीडिएटली किस चीज़ के लिए, कौन से साइन एंड सिम्टम के लिए पेशेंट को असेस करेगी? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, निमोनिया, पल्मनरी एम्बोलिज्म, पल्मनरी एडिमा। सो पल्मनरी एम्बोलिज्म, क्योंकि कभी कभी पेशेंट क्या करता है, मूव करता है तो जो वो थ्रोम्बस है वहाँ से हटके मूव करने लग जाता है और एक एम्बोलाई की फॉर्म में आ जाता है। सो इससे क्वेश्चन आता है कि अगर किसी को पल्मनरी एम्बोलस बन गया है तो आप उसको कौन सी पोजीशन दोगे? सो आप देते हो उसको हमेशा लेफ्ट लेटरल पोजीशन, ठीक है। हमेशा आप उसे कौन सी पोजीशन दोगे? लेफ्ट लेटरल। इंपॉर्टेंट चीज भी डाल देते हैं, वो साथ में लिख देते हैं ट्रेंडलनबर्ग। सो आप कैसी देते हो? लेफ्ट लेटरल ट्रेंडलनबर्ग। जैसे कि ये आपका बेड है तो पेशेंट को लेफ्ट साइड को लिटा के आप उसका हेड, जो हेड ऑफ द बेड है, उसको डाउन कर दोगे, ठीक है। सो दैट इज फॉर अ पेशेंट विद एयर एम्बोलिज्म। नेक्स्ट पे चलते हैं। A client has undergone thyroidectomy. The nurse monitor for sign of damaged parathyroid gland post-operatively. Which of the following would indicate damage to parathyroid glands? तो एक पेशेंट है, थायरोडेक्टमी हुई है उसकी, तो नर्स मॉनिटर करेगी। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स तो नहीं कहीं रिमूव हो गए उसके। सो ये आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं में ही 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होते हैं। तो जब भी जिनके थायराइड ग्लैंड जो रिमूव करते हैं तो खतरा होता है कि कहीं पैराथायरॉयड ग्लैंड्स भी रिमूव ना हो जाए। तो अगर आपको पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहीं मूव ना हो जाए, उसके सिम्टम्स देखने हैं, साइंस देखने हैं, तो आप क्या देखोगे? हॉर्सनेस, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, नेक पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि अगर बाई चांस किसी के पैराथायरॉयड ग्लैंड रिमूव हो जाए तो पेशेंट में हमें कौन से साइन देखने को मिलेंगे। रिमूव भी हो जाए या फिर डैमेज भी हो जाए तो भी इनमें से कौन सा साइन जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर दीज क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस हमने फिर से किए हैं। 3rd वीडियो थी, आप पिछली वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कम्युनिटी की कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम में कौन सा कॉमन मेथड जो है यूज़ किया जाता है। सो उसका आंसर था सर्वे। सर्वेज में सबसे ज़्यादा पता चलता है कि कम्युनिटी में कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। सो जिन्होंने भी सर्वे किया था, वेरी गुड, यू डिड इट। सो नेक्स्ट वीडियो जो है फिर से कल आपको मिलेगी। आज के लिए इतना ही। और अगर आप बैचेस के लिए एनरोल करना चाहते हैं सो विदाउट एनी डिले आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके ESIC का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फुल प्लेड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक टाइप की चीज़ें मिलने वाली हैं। रिकॉर्डेड बैच है हमारे पास 999 का,
अफोर्डेबल बैच है, कोई भी बैचेस ज्वाइन कर सकता है, महंगे बैचेस नहीं हैं। लाइव एंड रिकॉर्ड बैच है हमारे पास, यही वाला बैच लाइव एंड रिकॉर्डिंग में 1499 में, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मैं प्रोवाइड करूँगी रेगुलरली, खुद से क्लास लेती हूँ। और एक हमारे पास ESIC का फुल थ्योरी बैच है, ठीक है, फुल थ्योरी बैच है जिसमें हर एक चीज़ की आपको थ्योरी प्लस MCQs टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलने वाला है। इनमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए जाएंगे, इसमें आपको फुल थ्योरी ओनली इन 2499 में। और ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज थ्योरी का एक एक पार्ट, एक एक चीज़ एनाटमी की आपको क्लियर कराई जाएगी। सो आप फटाफट से इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मिलती हूँ आपको कल वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ऑल द बेस्ट।